देखिए, आज हम कक्षा द्वादश की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम अंग्रेजी में सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। प्राचीन नाम जो है इसका वो है आयल ऑफ विट्रियोल। क्या नाम है? आयल ऑफ विट्रियोल। यानी कि प्राचीन काल में इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से जानते थे? ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में H2SO4 ग्रीन विट्रियोल मतलब FeSO4 × 7H2O से बनाया गया था, अतः इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। एक साथ बोला करो सभी, है ना। तो बनाने की विधि अब हमने पढ़नी है इसकी। हम क्या कहेंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करके H2SO4 बनाया जाता है। ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है प्लस जल है। ये जल में हमने डाल दिया तो H2 सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 3 और 1 4, H2SO4 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम क्या? औद्योगिक निर्माण विधि। क्या पढ़ते हैं? औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं वे देखना है आप सभी को। H2SO4 का औद्योगिक इकाइयों में अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में, कंपनियों के अंदर अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग होने के कारण इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रसायनों का राजा भी। यानी कि द किंग ऑफ एसिड्स या केमिकल्स, द किंग ऑफ केमिकल्स भी हम इसको कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कहते हैं? द किंग ऑफ केमिकल्स भी हम इसको बोल देते हैं। क्लियर होगी बात भाई? अब आगे देखिए, H2SO4 का औद्योगिक उत्पाद करने की निम्न 2 विधियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 लैडकक्स विधि। लैडकक्स विधि सिद्धांत क्या है इसका? सल्फर या आयरन पायराइट को वायु द्वारा ऑक्सीकृत करके SO2 गैस प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? SO2 गैस प्राप्त करते हैं। क्या कहा भाई? के सल्फर या आयरन पायराइट को वायु द्वारा ऑक्सीकृत करके SO2 प्राप्त करते हैं। कैसे? देखो, सल्फर प्लस O2 = SO2 और 4FeS2 प्लस 11O2 = 2Fe2O3 प्लस 8SO2। ये बनता है। लाओ कॉपी दो, कॉपी में से समझाते हैं। एक कॉपी दे दो। देखो इसने क्या कहा है। इसने कहा है 4Fe क्या S2, यही तो है 4FeS2 और प्लस 11O2 = क्या क्या बनता है? 4 दूनी 8S के हैं ये, Fe के 4 हैं, 2Fe2 8SO2। देखो 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, O3 2 तिया 6, 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए? 22 और 11 दूनी कितने हो गए? Fe के 4 थे, 2 दूनी कितने हो गए? S के 4 दूनी 8 थे, यहाँ कितने हो गए? बराबर होगी। क्लियर? इस तरह बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे? इस तरह SO2 बना लेंगे। इस तरह ये जो गैस बनी है। ठीक है, अब आगे चलो। क्या कहना है? इस प्रकार प्राप्त SO2 को, ये जो SO2 हमने प्राप्त की है, इस SO2 को नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा पुनः ऑक्सीकृत करने पर SO2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? SO2 गैस बनती है। प्राप्त SO3 गैस को जल में प्रवाहित करने पर H2SO4 प्राप्त होता है। अगर SO3 गैस को जल में प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? H2SO4
प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा H2SO4, वो देखना है आपने। देखो कैसे प्राप्त। हमने कहा कि SO2 प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे 2SO2 प्लस क्या भाई O2 इज इक्वल टू किसकी उपस्थिति में, NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। भाई 2 दूनी कितने हैं बेटा, 4 और 2 तो सल्फर के तो 2 ही थे, यहाँ लिखेंगे 2S। 2S के हो गए, ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 और 2 6, तो 2 3 6, ये बन गया SO3। अब हम क्या करेंगे, SO3 प्लस H2O इज इक्वल टू जल में प्रवाहित कर देंगे इसको, तो क्या बनेगा H2, सल्फर का 1 है तो S, ऑक्सीजन के 3 और 1, क्लियर हो गया, बन गया H2SO4। ये नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, निर्माण विधि पढ़ेंगे। क्या निर्माण विधि, ये सिद्धांत था, अब निर्माण विधि पढ़ेंगे। देखो निर्माण विधि में क्या है। लेड कक्ष विधि द्वारा H2SO4 प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त संयंत्र विभिन्न पद एवं इन पदों में होने वाली अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। क्या कहा कि लेड कक्ष विधि द्वारा H2SO4 प्राप्त करने के लिए जो संयंत्र प्रयोग करे जा रहे हैं, अलग अलग यंत्र प्रयोग किए जा रहे हैं में, और उन यंत्रों में होने वाली अलग अलग अभिक्रियाएं में इस प्रकार हैं। किस प्रकार है वो हमने पढ़ना है। देखो कैसे। सबसे पहले पायराइट बर्नर या सल्फर बर्नर कक्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पायराइट बर्नर या सल्फर बर्नर कक्ष। क्या कहेंगे, इस कक्ष में वायु की उपस्थिति में सल्फर अथवा आयरन पायराइट को जलाकर, किसको, सल्फर अथवा आयरन पायराइट को जलाकर। अब में जो हमने सिद्धांत में अभिक्रियाएं पढ़ी है ना, वो एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। कैसे पढ़ेंगे देखो, उस चीज को ध्यान से देखना है। SO2 प्राप्त करते हैं, किस किस को गर्म करके, सल्फर को या आयरन पायराइट को गर्म करके। देखो ध्यान से, ये सल्फर प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, ये प्राप्त हो गया SO2। सल्फर को जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में SO2 प्राप्त हो गया। अब इसने कहा आयरन पायराइट 4FeS2 प्लस 11O2 इज इक्वल टू, पहले वाली सेम रिएक्शन है, 2Fe2O3 प्लस क्या भाई 8SO2, पहले भी तो करी थी रिएक्शन ये हमने, तो 8SO2 प्राप्त हो गए, SO2 यहाँ प्राप्त हो गए। तो 4 थे इसके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसके थे 8, ये रे ऑक्सीजन के थे 11 दूनी 22, 2 3 6 हो गए, 8 दूनी 16 बराबर हो गए। क्लियर, तो सिद्धांत तो पता चल गया हमें। अब आगे चलो धूल कक्ष में। कहाँ चलो, धूल कक्ष। देखो ये है आपका बर्नर, पायराइट बर्नर और नाइट्र पात्र हैं, इनके अंदर होने वाली अभिक्रियाएं ये हैं। अब आप पढ़ेंगे धूल कक्ष। क्या पढ़ेंगे, धूल कक्ष। धूल कक्ष, अब धूल कक्ष के अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ना है। देखो इसको हम धूल कक्ष को डस्ट चैम्बर व्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डस्ट चैम्बर, मतलब जिसमें धूल को दूर किया जाएगा, धूल के पार्टिकल्स को दूर किया जाएगा, वो वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं आप लोग। देखो क्या है, पायराइट बर्नर से प्राप्त धूल के कणों में, ये पायराइट बर्नर है ना, इससे प्राप्त धूल के कणों में अशुद्धियों से युक्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वायु के मिश्रण को धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं। कहाँ भेज देते हैं, यहाँ से धूल कक्ष में भेज देते हैं। ठीक है, जहाँ अशुद्ध गैसीय मिश्रण भाप के संपर्क में आता है। जो अशुद्ध गैसीय मिश्रण है, इसके अंदर जो अशुद्ध गैसें भरी हुई हैं, उनको भाप के संपर्क में जैसे ही लाते हैं तो गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण भारी हो जाएंगे और कक्ष की पैंदी में बैठ जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे भारी होकर। समझ गए, ये जो यहाँ से पायराइट बर्नर से आपको SO2 और भी गैसें प्राप्त हुई हैं, उन सभी गैसों का मिश्रण के साथ साथ उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होया करें। समझ में आई बात। और जब उन अशुद्धियों को धूल कक्ष में प्रवाहित करा जाता है तो ऊपर से भाप प्रवाहित करा करें। क्या प्रवाहित करा करें, भाप। और जब हम ऊपर से भाप प्रवाहित करें ना,
तो वे धूल के मिट्टी के कण जो हैं वे भारी होकर के भीग जाते हैं ना भाप में, तो वे भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं तली में। क्लियर? धूल कक्ष का मतलब पता चल गया। अब आगे चलो नाइटर पात्र। क्या? नाइटर पात्र। अब देखो नाइटर पात्र कहाँ है, ये लिख रहा होगा नाइटर पोत, ये है नाइटर पात्र। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है ये पढ़ना है। अब देखो क्या पढ़ेंगे भाई, धूल कक्ष से प्राप्त शुद्ध SO2 गैस और वायु के मिश्रण को नाइटर पात्र के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। ये यहाँ को प्रवाहित करेंगे, ऊपर को। ठीक है, कहाँ को? यहाँ को ऊपर की साइड से प्रवाहित करेंगे। नाइटर पात्र में NaNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त NO व NO2 गैसें SO2 व वायु के मिश्रण में मिल जाती हैं। जो ये गैसें हैं NO और NO2 गैस हैं, ये SO2 और वायु के मिश्रण में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस SO2 और वायु के मिश्रण में मिल जाएंगी। ठीक है नहीं? और जो रिएक्शन होंगी वो किस प्रकार होंगी वो देखनी है हमें। ठीक है भाई, अब देखो कैसे, देखो ध्यान से भाई। ये था, उसमें नाइटर पात्र में भरा हुआ था NaNO3 प्लस H2SO4 इजिकल टू, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। देखो यहां से क्या हो गया, Na2SO4 प्लस H2O ले लूं यहां से मैं, या आप एक काम कर सकते हैं, दो ही कॉमन ले रखे इसके, NO3 के दो हैं यहाँ और दो ही हाइड्रोजन के हैं, तो दो कॉमन ले लो, 2HNO3 भी लिख सको आप इसको। अभी जो HNO3 लिया है इसको ले लो, 4HNO3। इसको तोड़ने के तरीके दो प्रकार से हैं, देखो उन दो तरीकों को देखना है हमने। एक तो ये है 4HNO3, एक और ले लो 4HNO3 इज इक्वल, टेम्परेचर का फर्क हो जाएगा, टेम्परेचर का कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे तोड़ेंगे। चार हैं भाई इसके बेटे, तो आप इसको लिख दो 2H2O लिख दो बेफिक्र। यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं बताओ, कितने हैं? चार हैं, तो आप लिखो 4NO2, यानी कि 4NO3 था। ठीक, 4NO3 में से 4NO2 चला गया, मतलब 4 या 12 में से 4 दूनी 8 चले गए हैं और 2 चले गए हैं, 10 बचे कितने? 2 लिख दिए। क्लियर होगी बात? अब इसी प्रकार इसको तोड़ो, यानी कि यहाँ तो NO2 प्राप्त होगा। अब अगर NO प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, देखो 4 हैं इसके, 2H2O भाई, 4 हाइड्रोजन के थे ना यहाँ, तो दूनी 4, ऑक्सीजन के 2 ही कम 2 प्लस, यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं? 4NO, खाली नाइट्रोजन के 4 थे, 4 के 4 चले गए, ऑक्सीजन के थे 4 या 12 में से 2 ही कम 2 और 4 ही कम 4 और 2 6 चले गए, 6 तो रह गए। उन 6 को हम 3O2 लिख देंगे। यानी कि दोनों तरीके से हमने क्या किया, एक बार NO प्राप्त किया, एक बार NO2 प्राप्त किया। अब ये जो NO और NO2 प्राप्त हुए ना हमें, ये जो है SO2 और वायु के मिश्रण में घुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घुल जाएंगी। समझ में आ गई बात? दोनों की दोनों गैसें SO2 और किसके साथ? वायु के मिश्रण के साथ मिक्स हो जाएंगी। अब देखो क्या करना है इसके बाद हम चलते हैं आगे कि इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन के ऑक्साइडों वायु, भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही तो हैं दोनों, वायु व SO2 के मिश्रण को ग्लोवर टावर में भेजा जाता है। देखो यहाँ ये क्या है, दिख रहा है? ये है ग्लोवर टावर आपका। ठीक, इसमें नीचे क्या भरा हुआ है? पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं, ऊपर के साइड से फुवारे के रूप में क्या बरस रहा है, दिख रहा है आपको? अब इसको पढ़ना है हमें। देखो क्या 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 सिस्टम है इसका, क्या नहीं है, ध्यान से देखेंगे। ग्लोवर टावर लगभग 30 फुट ऊंची और 8 फुट व्यास की अम्लरोधक ईंटों की बनी ग्लोवर टावर में ईंटों या पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं। भाई इतनी ऊंचाई और इतनी चौड़ाई का होता है, ये अम्लरोधक ईंटों का बना होता है
और इसमें क्या भरा रहता है, ईंटों या पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं। ठीक है, इस कक्ष में ऊपर से चैम्बर कक्ष से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल और गैल्यूसेट टावर से प्राप्त नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट धीरे धीरे टपकता रहता है। ये जो हमने कहा था ना, ऊपर से क्या टपकता रहता है, इसमें देखो कहां से प्राप्त हो रहा है भाई। एक तो आप लोगों को पता है ये क्या है, ये गैल्यूसेट टावर नहीं है क्या, ये गैल्यूसेट टावर है। इस गैल्यूसेट टावर से जो प्राप्त हुआ है नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, वो यहाँ पर बरसता रहता है। ठीक है कि नहीं। और क्या, और चैम्बर अम्ल से जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे, ये चैम्बर अम्ल है, शीश कक्ष नहीं है गए, इनसे भी तो H2SO4 प्राप्त हो रहा है। 62 से 70% डाइल्यूट H2SO4 नहीं प्राप्त हो रहा, वो भी यहाँ से जाकर के इसमें मिल जाता है और यहाँ पर जो है बरसता रहता है। क्लियर होगी बात, आई नहीं समझ में, समझ में नहीं आई क्या बेटे। ये चीजें जो है यहाँ से गैल्यूसेट टावर से और इन चैम्बर अम्ल से जो है, यहाँ से तो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट जा रहा है और यहाँ से H2SO4 जा रहा है। इसकी मात्रा यहाँ के एक नली में फिट हो जाती है और यहाँ से फुहारे के रूप में इसमें ग्लोबल टावर में ये बरस जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हमने क्या कहा, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट धीरे धीरे टपकता रहता है। ग्लोबल टावर के मुख्यतः निम्न कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? नंबर 1, गैसीय मिश्रण 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है। जो गैसीय मिश्रण है, इसके अंदर ये जो गैसों का मिश्रण जा रहा, ये 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाएगा, इसमें ठंडा हो जाएगा। SO2 की कुछ मात्रा NO2 व जल से क्रिया करके H2SO4 में बदल जाती है। इसी टावर के अंदर, इस टावर के अंदर ही समझिए भाई, मैंने कहा कि 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड गैसीय मिश्रण ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात क्या कही कि NO2 और जल से क्रिया करके ये जो गैसीय मिश्रण है, इसमें से SO2 जो आई है, वो SO2 NO2 और जल से क्रिया करके H2SO4 में बदल जाएगी कुछ मात्रा। जितनी मात्रा H2SO4 में बदल जाएगी, वो आगे यहाँ से जाके कूलर में ठंडी हो जाएगी और ठंडी करके हम उसे द्रवित कर लेंगे। द्रवित करके उसे बाहर निकाल लेंगे। वो 78% स्टोरेज हुई टैंक में, यानी कि जो H2SO4 यहाँ प्राप्त हुआ, वो 78% H2SO4 प्राप्त हुआ। क्लियर। अब जो बचा उसका क्या हुआ, वो आगे भेज दिया गया। वो आगे जाके जो है यहाँ गैल्यूसेट टावर में, समझ गए, किसमें, गैल्यूसेट टावर में जाके वो बरस जाता है, जो इसमें से शेष बचता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखो वो कहा था SO2 NO2 से और जल से क्रिया करके H2SO4 और NO में बदल जाएगा। जो H2SO4 है वो हमने कहाँ प्राप्त किया, फ्रीजर में, शीतलक में प्राप्त किया। 78%, 72 से 78% प्राप्त किया कि नहीं। जो बचा वो कहाँ चला गया, वो गैल्यूसेट टावर में चला गया। ठीक है, अब देखो गैल्यूसेट टावर से प्राप्त नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट जल अपघटित होकर H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ 2NO इंटू HSO4 प्लस H2O। क्या करना है, ध्यान से देखना। चलो लो इसमें ही समझा देता हूँ, कॉपी में ध्यान से समझना। थोड़ा सा बड़ा है ये टॉपिक भाई है। देखो क्या करना है, ये था हमारा 2NO इंटू HSO4 प्लस H2O इजिकल टू, ध्यान से देखना भाई, 2 NO के हैं। मैं सीधे सीधे क्या करूं, 1 NO ये प्लस 1 NO ये, खत्म हो गया इसका तो केस। यहां बच रहा क्या, 2HSO4, क्या 2HSO4। अगर मैं इसे H2 और दे दूं, यानी कि 2 हाइड्रोजन तो थे ही, 2H2SO4 नहीं हो जाएगा। H2 दे दिया मैंने इसको और 1 ऑक्सीजन दे दिया मैंने इसको, तो ये NO2 हो जाएगा भाई। 1 ऑक्सीजन दे दिया इसको हमने, तो ये तो NO2 हो गया। और 1 जो हाइड्रोजन थे 2 में दे दिया हमने इसको, ये अलग हो ही गए थे, तो 2HSO4 थे, 2 हाइड्रोजन मिलते 2H2SO4 नहीं हो गए, कंप्लीट नहीं होगी बात। आई नहीं समझ में। अब आगे देखो भाई क्या करते हैं, हेल्प करा करो थोड़ा सा इसमें भाई। देखो
लेड चैम्बर से प्राप्त तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जल वाष्पित होता रहता है। जो जल होता है इसके अंदर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर, वो वाष्पित होता रहता है तथा वह सांद्रित हो जाता है। जल तो वाष्प बन के निकल जाता है, बाकी जो रह जाता है वो H2SO4 रह जाता है, वो भी सांद्र। इस प्रकार प्राप्त H2SO4 78% प्राप्त होता है। इस अम्ल को शीतलक में ठंडा करके एकत्रित कर लेते हैं, वो जो किया था हमने शीतलक में, जिसमें घुमावदार नलियां थी। इस अम्ल का कुछ भाग गैलुसाक टावर में ऊपर से टपकाते हैं। वो जो बचा था वो कहाँ चला गया था घूम के? गैलुसाक टावर में चला गया था। फिर क्या कहते हैं? लेड कक्ष पढ़ेंगे अब आप। बीच में जो कक्ष रखे हुए थे, कौन से? बीच में कहाँ? ये दो कक्ष जो है, ठीक है, इनकी बात करते हैं। अब देखो क्या क्या होता है। ये क्या है? ये गैलुसाक टावर है। इस गैलुसाक टावर से निकल के कहाँ जा रहे हैं? इसमें जा रहे हैं, या इनमें से इसमें आ रहे हैं? इन दोनों में से इसमें आ रहे। समझ गए? ध्यान रखियो, इन दोनों में से इसमें आ रहे और इन दोनों में से निकल के यहाँ जा रहा था। ये जो यहाँ H2SO4 बना था वो इसमें जा करके क्या होता है, फिर वो ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा करके कूलर में, यहाँ शीतलक में 78% जो है H2SO4 के रूप में स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब आप पढ़ेंगे लेड कक्ष। क्या पढ़ेंगे भाई? लेड कक्ष, यानी कि इनको पढ़ने जा रहे हो आप। देखो क्या कहते हैं। लेड कक्ष क्या है? ग्लोबल टावर में शेष बची वायु SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का मिश्रण लेड कक्षों में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? लेड कक्षों में भेजा जाता है, जहां SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में हो जाता है। SO2 का ऑक्सीकरण कहाँ में हो जाता है भाई? SO3 में, जो जल के साथ H2SO4 बनाती है। देखो कैसे, 2SO2 प्लस O2 प्लस 2H2O, 2 दूनी 4। तो हमने क्या किया? 2H2, ये रहा 2H2। सल्फर का 2 हैं, 2 एकम 2। ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8, तो 2 चौक 8। NO यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है और H2SO4 बन रहा है। अब कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसमें ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये कहीं का काम करती है? उत्प्रेरक का काम करती है। इस प्रकार H2SO4 62 से 70% प्राप्त हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर जो H2SO4 प्राप्त हुआ 62 से 70% डाइल्यूट H2SO4 प्राप्त हुआ। क्लियर होगी बात? समझ में आई? अब आगे चलते हैं हम। अब क्या कहेंगे कि लेड कक्ष, लेड की चादरों के बने कक्ष होते हैं। काहे के? लेड की चादरों के बने कक्ष होते हैं जो लकड़ी के ढांचों में रखे रहते हैं। H2SO4 की लेड पर कोई क्रिया नहीं होती। H2SO4 होता है, वो लेड के साथ में कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है। इन कक्षों में भाप या पानी फव्वारे के रूप में गिराया जाता है। भाप या पानी कहीं के रूप में गिराया जाता है? फव्वारे के रूप में गिराया जाता है ऊपर से, ठीक है। किसके रूप में? फव्वारे के रूप में गिराया जाता है। अब आगे चलते हैं भाई, देखो अब पढ़ते हैं हम गैलुसैक टावर। क्या जी? गैलुसैक टावर। देखो गैलुसैक टावर में क्या पढ़ेंगे? लेड कक्षों में अभिक्रिया में शेष रही अवशिष्ट गैसों को गैलुसैक टावर में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? गैलुसैक टावर में भेजा जाता है, जिसमें कोक भरा रहता है और ग्लोबल टावर से प्राप्त H2SO4 ऊपर से टपकता रहता है। भाई ग्लोबल टावर से जो प्राप्त हो रहा है H2SO4 वो ऊपर से क्या होता रहेगा? टपकता रहेगा। इस टावर में अवशिष्ट गैसों और H2SO4 की क्रिया से नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जो अवशिष्ट बेकार बचते हैं गैस में और H2SO4 आपस में क्रिया कर लेते हैं और नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। देखो कैसे, 2H2SO4 प्लस NO प्लस NO2, तो क्या करेंगे बेटे? इसमें से H2O निकाल दो। जैसे हमने पहले रिएक्शन करके ये बनाया था ये, अब इसमें से क्या करना है? H2O निकाल दो। यानी कि H2 निकाल दिया तो 2 खाली हाइड्रोजन के 2 रह जाएंगे, तो ये निकाल दिया H2। एक ऑक्सीजन यहाँ से दे दो, ये रहा। अब क्या हुआ? एक NO ये, एक NO ये, क्या हो गया? 2NO। और यहाँ पे क्या रह गया था? केवल HSO4 रह गए थे 2, तो 2 शुरू में ले रखा HSO4। क्लियर होगी बात भाई?
तो ये जो पूरा बना है ये नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है। क्या बना है? नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो, इस प्रकार प्राप्त NO इंटू HSO4 यानी कि नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट को ग्लोअर टावर में पंप कर देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? ग्लोअर टावर में पंप कर देते हैं, जहां पर यह जल अपघटित होकर H2SO4 में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? H2SO4 में बदल जाता है। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आएगा? तो भाई H2SO4 में बदल गया, यही हमें प्राप्त करना था। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब आगे चलते हैं हम कहते हैं चैम्बर अम्ल का सांद्रण। काहे का? चैम्बर अम्ल का सांद्रण। देखो, चैम्बर अम्ल में H2SO4 62 से 70% होता है। इसका सांद्रण निम्न दो विधियों से किया जाता है। भाई अभी तो पढ़ा था आपने, बीच में जो चैम्बर रखे थे उसमें 62 से 70% प्राप्त हुआ था, उसका शोधन करना होता। उसका शोधन कैसे करेंगे? यानी कि उसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, उनका शोधन कैसे करेंगे? तो उसमें कास्केड विधि और गैलार्ड विधि है बेटे। दो विधियां हैं शोधन की। कौन कौन सी? कास्केड और गैलार्ड। अब देखो कास्केड विधि। कास्केड विधि में देखो पहले क्या है। इस विधि में चैम्बर अम्ल को सिलिका के प्यालों में संयोजित कर गर्म किया जाता है। संयोजित करके गर्म किया जाता है। सिलिका के प्याले सीढ़ियों पर इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार। देखो, ये सीढ़ी टाइप है और इनमें ये प्याले जो है इस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं। किस प्रकार से? कि ऊपर का प्याला भर जाने पर उसमें आया अम्ल उससे नीचे के प्याले में आ जाए। ये अगर ये वाला भर गया तो इसमें से निकल के नीचे वाले में आ जाए। ये वाला भर गया तो इसमें से निकल के नीचे वाले में। अगर ये वाला भर गया तो इससे निकल के नीचे वाले में, और ये वाला भर गया तो इससे निकल के नीचे वाले में आ जाए। इस प्रकार से जो है ये होना चाहिए। भट्टी द्वारा तप्त गर्म गैस सीढ़ियों के नीचे से प्रवाहित करते हैं। देखो यहाँ से क्या जा रही है? ये देख जा रही है यहाँ पे गर्म गैसों के झोंके हैं। क्या है? गर्म गैसों के झोंके हैं, हॉट गैसेस। ठीक है, हॉट गैस के झोंके हैं। ये इसे प्रवाहित, ये जब प्रवाहित करते हैं गर्म गैस से तो ये प्याले गर्म हो जाते हैं। ठीक है, अम्ल ऊपर से नीचे धीरे धीरे गिरता है और उसमें उपस्थित जल वाष्पित होता रहता है। क्योंकि ये गर्म कर रहे हैं तो इसमें जो जल है वो वाष्पित होकर वो वाष्प बन के ऊपर उड़ता रहेगा और वो बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार अम्ल ऊपर से नीचे की ओर आने पर सांद्रित होता रहता है। धीरे धीरे ये तो अम्ल तो नीचे आता रहे लेकिन जल इसमें से निकलता है, तो ये सांद्रित होता रहता है तथा नीचे रखे पात्र में सांद्र H2SO4 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो सबसे नीचे रखा हुआ होता है पात्र, ये वाला, इसमें सांद्र H2SO4 आएगा, शुद्ध सांद्र H2SO4 आएगा। क्लियर होगी बात? अब आगे देखो गैलार्ड विधि। दूसरी विधि क्या है हमारी? गैलार्ड विधि। देखो गैलार्ड विधि में क्या है? चैम्बर अम्ल का सांद्रण गैलार्ड टावर में किया जाता है। कौन से टावर में? गैलार्ड टावर में। गैलार्ड टावर अम्ल रोधक ईंटों की बनी होती है। ये भी काहे की बनी हुई होती है? अम्ल रोधक ईंटों की बनी होती है। चैम्बर अम्ल गैलार्ड टावर में ऊपर से फव्वारे के रूप में गिराया जाता है। काहे के रूप में गिराया जाता है? फव्वारे के रूप में। भट्टी से प्राप्त गर्म गैसों को नीचे से प्रवाहित करते हैं। जो गर्म गैसें होती हैं उनको कहाँ से प्रवाहित करते हैं? नीचे से, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित जल वाष्पित होता रहता है। भाई इसमें एक कोक भट्टी होती है, उस कोक भट्टी से हम क्या करते हैं? गर्म गैस से प्रवाहित करते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित जल वाष्प बन के उड़ता रहता है, वाष्पित होता रहता है। इस प्रकार जैसे जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल नीचे आता है, तो इसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो उसका सांद्रण अधिक होता रहता है। और इस प्रकार 95% टावर की पैंदी में H2SO4 कंसंट्रेट प्राप्त हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो उसका चित्र नहीं है, इसमें चित्र होता तो मैं तुम्हें दिखाता, चित्र नहीं है तो वो चित्र आपको किताब में से पढ़ लेना है, बुक में से बना लेना है, बनाना है वो चित्र। कौन सा चित्र बनाना है? गैलार्ड विधि का। क्या है वो? गैलार्ड विधि काहे की विधि है? कौन सी विधि है? सल्फ्यूरिक अम्ल के सांद्रण की विधि है। कौन सी? गैलार्ड विधि। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को ऊपर से नीचे की ओर डाला जाता है, उसमें कोक भट्टी से गर्म गैस से आती हैं
कोयले की भट्टी लगी हुई होती है, उससे गर्म गैसें प्राप्त होती हैं। वे गर्म गैसें उस H2SO4 को वाष्पित कर देती हैं और वाष्पित करके जल उसमें से निकल जाता है और भट्टी की पेंदी में सांद्र H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दो विधियां हमने पढ़ाई, क्या H2SO4 के शोधन की, सांद्रण की में आपको करनी है, और बनाने की एक विधि पढ़ाई है आज। कौन सी? लेड कक्ष विधि। इसको अच्छे प्रकार से आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पूर्ण करना है। बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपनी संपर्क विधि पढ़ेंगे, ठीक है, कहेंगे H2SO4 बनाने की, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी। बने रहिए हमारी इस क्लास में।